हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रा इंस्टीट्यूट नोट्स पर। आज का जो टॉपिक है काफ़ी खास है। बुद्धि जो चैप्टर है, इससे हर एग्ज़ाम में आपके प्रश्न बनते हैं। तो अभी आपका सीटेट एग्ज़ाम है, चाहे आप सीटेट, यूपी टेट या सुपर टेट या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें फिक्स टॉपिक है बुद्धि से प्रश्न जरूर बनेगा, क्योंकि बुद्धि में बहुत सारे सिद्धांत हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बुद्धि की परिभाषा जो है उसके बारे में देखेंगे। बुद्धि का अर्थ क्या होता है, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के सिद्धांत, आईक्यू का सूत्र क्या होता है, यानी बुद्धि का जो मापन होता है वो कैसे किया जाता है, बुद्धि के सिद्धांत और उसके प्रतिपादक। ठीक है, तो इतने अगर मैं टॉपिक आपको कंप्लीट करूंगा तो थोड़ा वक्त लगेगा, तो आपको धैर्य बना के वीडियो को पूरा देखना है, अदरवाइज आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आप स्किप करके जा सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। चंदा इंस्टीट्यूट नोट्स ये आपको चैनल दिखेगा, और सब्सक्राइब करके यहाँ पे बेल आइकन जो दिखेगा उसको भी ऑन कर लेना है, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आप अपना तैयारी अच्छे से कर पाओ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बुद्धि, बुद्धि क्या है, यानी कि जो इंटेलिजेंस है। एक बात और कहना चाहूँगा, अगर इस क्लास को आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको किसी की भी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको अलग अलग टॉपिक ढूंढ के लाना है, क्योंकि यहाँ पे इसमें मैंने इतना समावेशन इसका किया है, इतने सारे टॉपिक्स इसमें कवर कर लिए हैं, इसीलिए वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है। बहुत बड़ा का अर्थ है कि आपको फ़ायदा ज़रूर देगा। जितने भी मेरे वीडियोस रहते हैं उनसे ये थोड़ा हट के आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें जानकारियाँ भर भर के रखी हुई हैं, और ऐसा नहीं कि एक भी पॉइंट इसमें छोड़ने वाला है, सारे पॉइंट्स मैं कवर करूँगा। ठीक है, चलिए बुद्धि के बारे में समझते हैं, यानी इंटेलिजेंस जो होता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि जिसे हम बुद्धि कहते हैं, किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता होती है जिससे वो क्या करता है, तर्कपूर्ण चिंतन करता है, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग करता है, या कल्पना जिसको इमेजिनेशन कहते हैं, समस्या समाधान, यानी कि समस्या को सॉल्व करने में, समस्या का समाधान ढूंढने में क्या होती है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में सहायता करती है, और एडाप्टेशन यानी कि अनुकूलन स्थापित करने में। अर्थात बुद्धि किसी व्यक्ति की एक ऐसी क्षमता है जिससे वो क्या करता है, तर्कपूर्ण चिंतन करता है, जिससे वो कल्पना कर सकता है, या समस्या का हल ढूंढता है, या फिर पर्यावरण के साथ क्या करता है, अपने आप को एडॉप्ट कर लेता है, यानी कि ढालने की कोशिश करता है, अनुकूलन करता है। ठीक है, पर्यावरण में क्या करता है, वो अनुकूलन स्थापित करता है। जैसा कि आपको पता है, मानव क्या है, सामाजिक प्राणी है। ठीक है, तो उसको समाज में रहना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, समाज के अनुसार रहना होगा, यानी कि जो वातावरण है जो उसको क्या करना होगा, अपने अनुकूलन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अनुकूल बनाएगा तभी तो अनुकूलन कहेंगे उसको। अब बुद्धि की विशेषता क्या है, तो बुद्धि बहुआयामी है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, यानी कि आप ही खुद से सोचो, अभी आप सोच रहे हो, आप मूवी देख रहे हो, मूवी के बारे में सोच रहे हो, वहाँ से आपका दिमाग कहाँ गया, आपने देख लिया कोई सीन, आप पहुँच गए तुरंत, मान लो अमेरिका की सीन देखा आपने, आपका दिमाग अब क्या हो रहा है, अमेरिका की तरफ मतलब घूम रहा है। फिर वहाँ से आप देखें कोई और सीन, उसमें कहीं और उसका शूटिंग हुआ है, या किसी पैलेस से रिलेटेड है, तो आपका ध्यान वहाँ जाएगा। यानी कि बुद्धि क्या होती है, बहुआयामी, कई तरीके से सोचने के लिए इसको बताया गया है कि बुद्धि क्या है, बहुआयामी होती है। अगला पॉइंट है आपका कि बुद्धि किसी भी व्यक्ति की जन्मजात क्या होती है, शक्ति होती है, यानी कि हमारी, आपकी, या सभी भी जितने भी व्यक्ति हैं उनकी बुद्धि क्या होती है, जन्मजात होती है। मतलब एक शक्ति है बुद्धि, जो ऐसी क्षमता है, ये जन्मजात होती है। किसी में तो मतलब अलग लेवल की होती है, किसी में अलग थिंकिंग होती है। तो आगे हम बताएंगे, जब आईक्यू का सूत्र बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि बुद्धि में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, अगला है बुद्धि अस्थाई और परिवर्तनशील है। ठीक है, अगला इसकी विशेषता है कि मतलब
बुद्धि क्या है, अस्थाई भी है और परिवर्तनशील होती है, ठीक है, बुद्धि। अगला पॉइंट है, बुद्धि से व्यक्ति क्या करता है, तर्कपूर्ण चिंतन करता है। इसकी विशेषता है कि बुद्धि की सहायता से हम क्या करते हैं, तर्कपूर्ण चिंतन करते हैं। हर व्यक्ति में बुद्धि अलग अलग होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर व्यक्ति क्या करता है, अलग अलग तरीके से सोच सकता है। हो सकता है कि अभी जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ आप नहीं सोच रहे हो, है ना। तो हर व्यक्ति क्या करता है, बुद्धि अगर अलग अलग है तो अलग अलग सोचेगा। बुद्धि के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण प्रभावी है, बिल्कुल है। यानी कि बुद्धि का जो अच्छा विकास करना है तो उसके लिए क्या होगा, जैसा वातावरण रहता है, जैसा हमारा आसपास का माहौल रहता है, हम उसके अनुसार विकसित होते हैं। सपोज अगर आप एक मतलब जो कहते हैं, जो दारू पीते हैं लोग, मतलब शराबी लोग रहते हैं, तो उनके बीच में आप अगर रहते हो तो आपकी बुद्धि क्या होगी, उसी प्रकार की तो थिंकिंग होगी आपकी, तो आपकी बुद्धि का विकास जो होगा उसी लेवल पे तो होगा। अगर आपका इन्वायरमेंट अगर अच्छा है, वातावरण आपका अगर अच्छा है, आसपास का माहौल, जैसे आप सपोज कर लो कि आपके आसपास सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, आप उनके बच्चे भी मतलब बीच में रह रहे हो, तो फिर आपके जो बुद्धि का विकास होगा वो कहीं ना कहीं अच्छा होगा। जब भी वो बातें करेंगे पढ़ाई लिखाई की तो आपके दिमाग में वो चीज़ें कवरअप हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया कि हर व्यक्ति क्या करता है, बुद्धि के विकास में क्या होता है, आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव होता है, इन दोनों का प्रभाव, ठीक है, महत्वपूर्ण है। अगला है, बुद्धि के कारण व्यक्ति क्या करता है, अपने अनुभव से लाभ प्राप्त करता है। जी हाँ, अगर बुद्धि है आपके पास तो आप क्या करते हैं, आप किसी कार्य को किए रहते हैं, वहाँ से अनुभव लेते हैं, फिर कोई कार्य किए रहते हैं, वहाँ से अनुभव लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि उससे आपको लाभ मिलता है, ठीक है। अगर उस कार्य को आपको दोबारा करना पड़े तो आपके पास अगर अनुभव रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा, तो आप क्या करोगे, उससे लाभ ही तो लोगे, ठीक है, फायदा ही तो उठाओगे उसका। बुद्धि से व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है, वही तो है अनुकूलन, एडाप्टेशन जो है, समायोजन करना, सोशलाइजेशन जो है, तो सामाजिक जो है सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी कि बुद्धि से व्यक्ति क्या करता है, सोचेगा तभी तो समाज से जुड़ेगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि बुद्धि से व्यक्ति नवीन परिस्थितियों के साथ क्या करता है, समायोजन कर सकता है, करता है। यानी कि अपने चीज़ों के बारे में वो क्या करता है, जो उसका अनुभव है उनके आधार पे कह लीजिए, या फिर जो चिंतन होता है उसके आधार पे कह लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट मैंने आपको बताया कि नवीन परिस्थितियों के साथ क्या करता है, बुद्धि के कारण ही व्यक्ति समायोजन स्थापित कर सकता है। अब हम देखते हैं कि बुद्धि की परिभाषाएं क्या क्या हैं, यानी कि बहुत सारे महत्वपूर्ण आपके आए हैं मनोवैज्ञानिक जिन्होंने बुद्धि की परिभाषा दी। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अलग अलग आपके मनोवैज्ञानिक मिलेंगे उनकी अलग अलग परिभाषाएं क्या थी। तो वैसलर साहब की आप देखेंगे कि बुद्धि एक समुच्चय या क्षमता है जिससे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है तथा विवेकशील चिंतन एवं वातावरण के साथ क्या करता है, संयोजन स्थापित करता है, यानी संयोजन करता है। एक बार और सुनेंगे, वैसलर कहते हैं कि बुद्धि एक समुच्चय या क्षमता है जिससे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है तथा विवेकशील चिंतन एवं वातावरण के साथ समायोजन करता है। वुडवर्थ कहते हैं कि बुद्धि कार्य करने की शक्ति है, यानी बुद्धि को क्या कहा, वुडवर्थ साहब ने कहा है कि बुद्धि क्या है, कार्य करने की शक्ति है। टर्मन आपके वैज्ञानिक है, कभी कभी देखिए दोनों तरह से मैंने लिखा हुआ है, इसलिए कि कभी कभी ऐसे दिया रहता है या फिर टर्मन ऊपर में आपका मिलता है, कभी नीचे मिल जाता है, तो इस प्रकार से लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, एक ही मनोवैज्ञानिक का नाम है जो जैसा छापते, ठीक है। तो यहाँ पे बुद्धि क्या है, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, किसने कहा है, टर्मन ने कहा है, ठीक है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। आगे परिभाषा हम देखते हैं विनय की। तो विनय कहते हैं कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। पहला है ज्ञान, दूसरा आविष्कार, तीसरा निर्देश, चौथा आलोचना, ठीक है। यानी बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। किसने कहा है, विनय ने कहा है। ये परिभाषाएं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। अगला है क्रूज के अनुसार बुद्धि नई और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता है। किसने कहा है,
क्रूज ने कहा है। क्या कहा है कि बुद्धि नई और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता है, यानी कि कोई नई परिस्थिति आ जाए, ठीक है, या फिर मतलब अलग अलग परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएं, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, बुद्धि उसके साथ क्या करती है, समायोजन करती है। तो ये हो गई आपकी बुद्धि की योग्यता, क्रूज ने कहा था। अब बात करते हैं गाल्टन की। तो गाल्टन कहते हैं बुद्धि क्या है, पहचानने तथा सीखने की प्रक्रिया है। गाल्टन ने बुद्धि के बारे में बताया कि बुद्धि पहचानने और सीखने की एक प्रक्रिया है। सही बात है, शब्दों में देखें तो सबकी परिभाषाएं अपने आप में इम्पोर्टेंट है। बकिंघम है एक, तो इनकी अगर परिभाषा आप देखें इनके अनुसार, तो इन्होंने क्या है, सीखने की योग्यता बुद्धि है, यानी कुछ आप सीख रहे हैं तो वो क्या है, आप अपनी बुद्धि के कारण सीख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, बर्ट हैं एक वैज्ञानिक, तो इन मनोवैज्ञानिक, तो इन्होंने कहा कि बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने एवं तर्क करने की योग्यता है। बुद्धि के बारे में बर्ट ने बताया कि बुद्धि निर्णय करने या फिर तर्क करने इनमें काम आती है, तो इसकी योग्यता हो गई। अब बात करते हैं बुद्धि के प्रकार। पहले आप समझे बुद्धि क्या थी, तर्क करने की शक्ति है, या फिर चिंतन, जिससे हम तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं या अनुकूलन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बुद्धि। विभिन्न मैंने आपको बताई उसकी परिभाषाएं जो मनोवैज्ञानिकों ने दी है, जो आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि बुद्धि चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चे के विकास के बारे में आप पढ़ रहे हैं, आप बुद्धि के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर तो अधूरा ज्ञान है आपका। और यहाँ पे बुद्धि के प्रकार में और ईएल थॉर्नडाइक की हम बात करें तो इनके अनुसार अगर बुद्धि देखें तो बुद्धि इन्होंने 3 प्रकार से बांटा बुद्धि को। पहला है कि सामाजिक बुद्धि, जिसे बोलते हैं सोशल इंटेलिजेंस। दूसरे नंबर की है मूर्त बुद्धि, या इसे हम स्थूल बुद्धि भी कहते हैं, यानी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। तीसरा है अमूर्त बुद्धि, जिसे अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहते हैं। तो अब बात करते हैं हम सामाजिक बुद्धि की, जो आपकी पहली है। तो सामाजिक बुद्धि क्या है, सोशल इंटेलिजेंस, यानी सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य उन बौद्धिक योग्यताओं से है जिसका उपयोग व्यक्ति समाज में अन्य व्यक्ति के साथ क्या करता है, संबंध तथा समाज के साथ समायोजन स्थापित करने में प्रयोग करता है। सामाजिक बुद्धि क्या होती है, व्यक्ति की ऐसी योग्यता है जो समाज में काम आए, समाज के साथ संबंध स्थापित करना हो या समायोजन करना हो, तो वहाँ पे हमारी जो बुद्धि प्रयोग होगी उसे हम क्या कहेंगे, सामाजिक बुद्धि, ठीक है। आप अगर किसी की मतलब अपने देश की सेवा करना चाह रहे हो, समाज की सेवा करना चाह रहे हो, आप नेता बनना चाह रहे हो, तो आपके अंदर क्या है, कहीं कहीं समाज से जुड़ी हुई बुद्धि है, क्योंकि आप समाज के बारे में सोच रहे हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, सामाजिक बुद्धि कहेंगे। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति क्या होते हैं, नेता बनते हैं, मैंने आपको बता दिया। मूर्त बुद्धि की बात करते हैं, जिसे हम कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस कहते हैं। तो मूर्त बुद्धि क्या होती है, मूर्त बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। ये पूछा गया है आपके एग्जाम में कि मूर्त बुद्धि को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जरूर मिलेगा आपको, व्यवहारिक बुद्धि। तो जिससे व्यक्ति क्या करता है कि क्रियात्मक कार्य करता है, इसमें अधिकतर व्यक्ति मशीनों की सहायता लेता है। जो मूर्त बुद्धि है उसमें व्यक्ति क्या करता है, मशीनों की सहायता से करता है, यानी मशीनों की सहायता लेता है। ऐसी क्षमता है जिससे व्यक्ति ठोस वस्तुओं को समझता है। मूर्त बुद्धि को हम कहते हैं कि ये क्या होता है, ये मशीनी कार्य आप समझ सकते हो, इसे हम व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या बनते हैं, इंजीनियर या तो मैकेनिक या फिर व्यापारी, ठीक है। तथा बच्चे जो खेलते कूदते हैं उनमें कौन सी बुद्धि यूज होती है, तो वो हो गई आपकी मूर्त बुद्धि। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे शारीरिक कार्यों में उपयोग करते हैं, यानी कि जो धावक वगैरह रहते हैं आपके, ये हो गए आपके मूर्त बुद्धि के अंतर्गत। अब बात करते हैं जो तीसरी बुद्धि थी आपकी, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जिसे हम अमूर्त बुद्धि कहते हैं। तो यह वह क्षमता है जिससे व्यक्ति समस्या का क्या करता है, समाधान करता है। ऐसे व्यक्ति में तर्कपूर्ण चिंतन, गणितीय कार्य, रीजनिंग, संकेतों आदि का ज्ञान होता है। इस प्रकार की बुद्धि
वाले व्यक्ति अच्छे चित्रकार बनते हैं, गणितज्ञ बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं या साहित्यकार या कवि बनते हैं। यानी अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की ऐसी मानसिक क्षमता है जो समस्या समाधान करने में सहायता करती है। ऐसे व्यक्ति में तर्कपूर्ण चिंतन हो, गणितीय कार्य हो, रीजनिंग, संकेत आदि का जो ज्ञान होता है अत्यंत मतलब बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति क्या बनते हैं? अच्छे चित्रकार बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे या फिर गणितज्ञ बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, साहित्यकार बनेंगे या फिर कवि बनेंगे, क्योंकि उनकी रचनाएं होंगी वो मतलब अलग लेवल का एक थिंकिंग होता है उनका। तो ये हो गया आपका बुद्धि के प्रकार। अब हम बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत जिसे हम यूनिफैक्टर थियरी कहते हैं। अब बहुत सारे लोग आपको वीडियोस बनाएंगे, एक एक सिद्धांत आपको पकड़ाएंगे, बहुत सारा उसमें फालतू की बातें करेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। आपका एग्ज़ाम नज़दीक है इसलिए मैंने सारे टॉपिक डाल दिए हैं ताकि आपका बुद्धि का काम ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, और ऐसा ही मैं करता रहता हूँ, जो चैप्टर मैं पढ़ाता हूँ वो क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो बुद्धि का एक कारक जो सिद्धांत है जिसे हम यूनिफैक्टर के नाम से जानते हैं, तो इसके जो प्रतिपादक थे वो अल्फ्रेड बिनेट थे। ठीक है, और इसका समर्थन जो किया था वो टर्मन और स्टर्न नाम के मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने किया था। तो ये अब समझ लीजिए कि जो अल्फ्रेड बिने हैं इनका समर्थन किसने किया? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक स्टर्न और टर्मन ने किया। अगला है जर्मन के एक मनोवैज्ञानिक थे एबिंगहॉस, इन्होंने भी इसका समर्थन किया। यानी कि एक कारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि जो इंटेलिजेंस है वह शक्ति है जो समस्त मानसिक कार्यों को प्रभावित करती है। इस सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए, यदि एक व्यक्ति किसी एक विशेष क्षेत्र में निपुण है तो वह अन्य क्षेत्र में भी निपुण होगा, ऐसा पहला सिद्धांत करता है। यानी कि जो ये सिद्धांत है आपका एक कारक सिद्धांत, इसमें ये कहा गया है एक कारक सिद्धांत में कि अगर कोई व्यक्ति एक क्षेत्र में सोच रहा है, मतलब एक क्षेत्र में क्या है वो अच्छा है, अगर मेरी मैथ अच्छी है तो वो कह रहा है कि मेरा सारा सब्जेक्ट ही अच्छा होगा, मतलब अन्य क्षेत्र में ही निपुण होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है और हो भी नहीं सकता, ये पॉसिबल है ना, क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट ऐसे नहीं हो सकते हैं कि आप इक्वली आप मतलब फिट हो पाओ, उसमें आपका इक्वली तैयार हो पाए, ऐसा संभव नहीं है। तो ये फेल हो जाएगा आगे चल के। फिर आएगा आपका बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत या दो कारक सिद्धांत। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और फिर बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत आया जिसका जो प्रतिपादन किसने किया था? स्पेयरमैन ने। ठीक है, दो कारक या द्विकारक सिद्धांत जिसे टू फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं, इसका प्रतिपादन स्पीयरमैन द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1904 में। ईयर भी पूछा जाता है आपके किस में? यूपी टेट एग्जाम में, सी टेट में इससे क्वेश्चन बनेंगे कॉन्सेप्ट वाले। स्पीयरमैन के अनुसार अगर देखें बुद्धि के जो सिद्धांत हैं उन्होंने दो कारक बताए, एक सामान्य कारक जिसे जनरल फैक्टर जी फैक्टर कहते हैं, दूसरा विशिष्ट कारक जिसे हम स्पेसिफिक फैक्टर या फिर एस फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो जो सामान्य कारक है तो स्पीयरमैन के अनुसार यह एक जन्मजात कारक होता है। सामान्य कारक के बारे में बताया स्पीयरमैन ने, कहा कि यह क्या है? एक जन्मजात कारक होता है तथा वैयक्तिक विभिन्नता के आधार पर अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। यानी कि जो सामान्य कारक होता है यानी जी फैक्टर जो होता है वो तो जन्मजात होता है, एक जन्मजात कारक है, और जो व्यक्ति की विभिन्नता होती है यानी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है उसमें अलग अलग व्यक्तियों में आप देखेंगे अलग अलग पाया जाता है, अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। टू फैक्टर जो थ्योरी है उसमें हम देख रहे हैं। तो जिसे व्यक्ति में सामान्य कारक जितना अधिक होगा, यानी कहने का अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति में सामान्य कारक जितना अधिक होगा वह व्यक्ति कार्य करने में उतना ही योग्य होगा। ठीक है, मानसिक कार्य करने में उतना ही योग्य होगा, आपका सामान्य कारक कहता है, यानी कि जो जी फैक्टर है उसके अनुसार हम देख रहे हैं। ठीक है,
स्पीयरमैन ने यह निष्कर्ष दिया कि समस्त मानसिक क्रियाएं कुछ सीमा तक सामान्य कारकों पर निर्भर रहती हैं। ठीक है, मतलब कुछ एक निश्चित सीमा होती है जिसके अंतर्गत मानसिक क्रियाएं जो होती हैं वो सामान्य कारकों पर निर्भर होती हैं। फिर बाद में क्या होता है, दो मानसिक क्रियाओं में जितना अधिक सहसंबंध पाया जाता है उतना ही मात्रा में सामान्य कारक उपस्थित होता है। ऐसा कहा स्पीयरमैन ने आपके जनरल फैक्टर जो जी फैक्टर है उसके अंतर्गत, यानी सामान्य कारक के अंतर्गत। अब है सामान्य कारक की विशेषताएं। तो सामान्य कारक सभी व्यक्तियों में निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं। सामान्य कारक जन्मजात होते हैं, उन्हें अर्जित नहीं किया जा सकता है। इस पर प्रशिक्षण एवं अनुभव का कोई प्रभाव नहीं होता है, ऐसा कहा गया इसकी विशेषता के अंतर्गत। विषयों का स्थानांतरण भी इसी के कारण होता है, ऐसा सामान्य कारक में देखा गया। अब हम बात करते हैं विशिष्ट कारक जो आपका एस फैक्टर है, यानी स्पेसिफिक फैक्टर। तो एक व्यक्ति कई प्रकार से मानसिक क्रियाएं करता है। उसमें कहा गया था पहले वाला जो था आपका एक कारक सिद्धांत की नहीं, कोई व्यक्ति एक चीज़ में अच्छा है तो वो अन्य में भी अच्छा होगा। हालांकि यहाँ पे अलग अलग हो गया बिल्कुल कि एक व्यक्ति अगर कई प्रकार से मानसिक क्रियाएं करता है तो इन मानसिक क्रियाओं में किसी एक में होने पर दूसरी में नहीं पाई जाती। क्लियर हो गया, यहीं पे नहीं पाई जाती, अर्थात विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट कारक उपस्थित होते हैं। इससे आप देखेंगे S1 S2 से डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं S1 S2 S3 ऐसे करके, यानी कि स्पेसिफिक हो गया इससे, इसलिए इसको दर्शाया गया। अलग अलग विशिष्ट कार्यों के लिए अलग अलग विशिष्ट कारकों की आवश्यकता होती है, और ये विशिष्ट कारक क्या होता है, किसी भी व्यक्ति में एक होते हैं। ठीक है, एक ही होते हैं, तो किसी में एक से अधिक होते हैं। ठीक है, ऐसा कहा गया विशिष्ट कारक के बारे में। अब विशिष्ट कारक जो है उसकी विशेषताएं आप समझें। तो ये जन्मजात नहीं होते हैं। ठीक है, जो आपका मैंने आपको बताया था जो सामान्य कारक थे जनरल फैक्टर, तो वो क्या होता था कि उसमें कहा गया कि ये जन्मजात होते हैं, उन्हें अर्जित नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखा है, विशिष्ट कारक में क्या होता है, जन्मजात नहीं होते हैं लेकिन अर्जित किया जा सकता है इसको। किसी भी व्यक्ति में विशिष्ट कारकों की जो मात्रा होती है वो निश्चित नहीं होती है, यानी विशिष्ट कारक निश्चित नहीं होते हैं, या किसी में कम या ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया। अगला पॉइंट है कि इस कारक को प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, सामान्य कारक में बताया गया कि उसको अनुभव से हम नहीं बढ़ा सकते हैं, प्रशिक्षण से नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो हम जन्मजात लेकर के आते हैं। लेकिन इसमें कहा गया कि ये जन्मजात भी नहीं होता, ये अर्जित किया जाता है, यानी जो चीज़ पहले से नहीं होगा उससे हम सीख सकते हैं, जो चीज़ बाद में नहीं सीख सकते हैं इसका मतलब वो क्या होगा, कहीं न कहीं पहले से उपस्थित होगा, पहले से उपलब्ध होगा। तो इसमें कहा गया कि इसको प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अगर आपको मैं प्रशिक्षित करूं तो आप यहाँ पे सीख सकते हो, ऐसा कहा गया। अगला है यह कला हस्तकला, संगीत, नृत्य और गायन जैसे विषयों में विशिष्ट कारक की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे जो मतलब पेंटर्स होते हैं, जो अच्छे लेवल के पेंटर्स हैं, वो मतलब हूबहू आपको देखेंगे अच्छे चित्रकार तो आपकी बिल्कुल नकल एकदम उतार देते हैं। तो वैसे लोग क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं, मतलब कोई भी पहलू उसका छोड़ते नहीं है, सभी को मतलब अच्छे से उसमें दिखा देते हैं, ऐसा कहा गया है इसमें विशिष्ट कारक में। ठीक है, अगला है दो कारक सिद्धांत के अनुसार अगर आप देखें तो सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं में सामान्य कारक यानी जी फैक्टर की आवश्यकता होती है। कुछ मानसिक क्रियाओं में सामान्य कारक महत्वपूर्ण होते हैं तो कुछ में क्या होता है, विशिष्ट कारक महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी भी विषय की सीखने में दोनों कारकों का होना अनिवार्य होता है। यानी किसी विषय को सीखना है तो उसमें दोनों कारक क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं, ऐसा आपका दो कारक सिद्धांत में कहा गया। अगला है त्रितत्व का सिद्धांत, जिसे थ्री फैक्टर थ्योरीज कहते हैं। बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक आप देखें तो स्पीयरमैन है। इन्होंने बताया कि अब देखेंगे यहाँ पे जी फैक्टर एस फैक्टर था ही, उसके साथ थोड़ा सा जोड़ देंगे, ठीक है, उसका नाम बदल देंगे। तो स्पीयरमैन ने यहाँ पे
त्रितत्व का सिद्धांत दिया यानी थ्री फैक्टर थियरी दी। और इन्होंने बताया कि जो एस फैक्टर है और जी फैक्टर है इनके साथ एक और तत्व होता है, वो जो है सामूहिक तत्व है, ठीक है, जिसे जोड़कर या संशोधन करके एक नया नाम दे देता है। कौन? स्पीयरमैन साहब दे देते हैं। तो इसलिए इसको त्रितत्व का सिद्धांत कहा गया। मतलब पहले एस फैक्टर था, फिर जी था, और अब क्या हो गया, एक और जुड़ गया, कौन? समूह तत्व, ठीक है। अब बात करते हैं जो आपका चौथा सिद्धांत है, वो बहुतत्व का सिद्धांत है, जिसे हम मल्टी फैक्टर थियरी कहते हैं। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन आपके थॉर्नडाइक साहब किए थे। तो इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा कि बुद्धि सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर नहीं बनी है। बुद्धि क्या है? बुद्धि की जो रचना हुई है वो छोटे छोटे तत्वों या कारकों के मिलने से हुई है। इसलिए इसे बालू का सिद्धांत, अर्थात जिस प्रकार आप देखेंगे कि बालू के छोटे छोटे कण को अगर मिलाया जाए तो वहाँ पे क्या होता है, रेत इकट्ठा करके मतलब एक ढेर बन जाता है, ठीक है। उसी प्रकार हमारी बुद्धि है, बहुत सारी चीज़ों से, छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर ऐसे बनी रहती है, ऐसा इसमें कहा गया है, ठीक है। चलिए, और इसे परमाणु या अणु का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनसे मिलके बनी रहती है, इसलिए यहाँ पे बालू का नाम लिया गया, तो बालू का सिद्धांत हो गया। और थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत दिया, जिसके आधार पे आप देखेंगे तो प्रत्येक कारक या तत्व एक दूसरे से स्वतंत्र होता है और एक विशिष्ट मानसिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। थॉर्नडाइक देखते हैं कि जो आंकिक योग्यता है, शाब्दिक योग्यता है, दिशा योग्यता, तर्क योग्यता, स्मरण शक्ति और भाषण योग्यता जैसे बुद्धि के कुछ मूल तत्व हैं, ठीक है। उन्होंने बताया थॉर्नडाइक साहब ने कि आंकिक योग्यता आपकी, शाब्दिक योग्यता, दिशा योग्यता, तर्क योग्यता, स्मरण शक्ति या फिर भाषण जैसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मूल तत्व के अंतर्गत आती हैं। अगला है त्रिआयामी सिद्धांत, जिसे हम 3D मॉडल थियरी ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं या बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका प्रतिपादन गिलफोर्ड ने किया था और अन्य नाम जो है इसका बुद्धि संरचना का सिद्धांत यहाँ पे है, इसको बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की जो मानसिक योग्यता होती है वो 3 आयामों में क्या होती है, वर्गीकृत होती है। पहली है संक्रिया, दूसरी विषय वस्तु कंटेंट, मतलब तीसरा है उत्पाद यानी प्रोडक्ट। तो जो त्रिआयामी सिद्धांत है यानी 3D मॉडल जो थियरी है आपकी, इसमें कहा गया कि बुद्धि क्या है, 3 आयामों में फैली हुई है, 3 आयामों से मिलकर बनी हुई है। पहली है संक्रिया, दूसरी है विषय वस्तु, तीसरी है उत्पाद। तो संक्रिया जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु के बारे में क्या करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, उसे हम संक्रिया कहते हैं। दूसरा है विषय वस्तु यानी कंटेंट, जिसके बारे में चिंतन करना है वही तो हमारा विषय वस्तु हुआ। अगर मैं पेन के बारे में सोच रहा हूँ, पेन ही तो हमारी वस्तु हुई, क्योंकि उसी के बारे में मुझे चिंतन करना है, ठीक है। अगला है उत्पाद, प्रोडक्ट, यानी बौद्धिक प्रक्रिया के फलस्वरूप जो मैं अगर कार्य कर रहा हूँ तो उसके फलस्वरूप कुछ तो उत्पाद प्राप्त होगा, यानी कुछ तो सफलता मिलेगी, तो वो आपका उत्पाद हो जाएगा यानी प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अब इसको डिटेल में थोड़ा सा समझिए आप। पहले इन्होंने दिया था तो 150 था, इसका जो टोटल इसके उपतत्व थे वो 150 थे, जो आगे बता देंगे हम। तो संक्रिया में 5 जो प्रमुख बुद्धि की योग्यताएं हैं, यानी पहले 5 थी, बाद में 6 हो गई। 5 पहले, फिर मतलब 5 5 6 ऐसे थी, अभी में 6 5 6 हैं, ठीक है। ऐसे करके 180 हो जाएंगी, बताऊंगा मैं अभी। तो यहाँ पे आप देखेंगे संक्रिया में 5 प्रमुख बुद्धि की योग्यताएं पाई जाएंगी। पहली है संज्ञान, कॉग्निशन जिसे हम कहते हैं, यानी कि समस्या, कोई समस्या एकाएक आपके सामने आएगी तो आप क्या करेंगे, जानेंगे उसको, समस्या को, क्या कि ये समस्या है, आपके संज्ञान में आ गई कि वो एक समस्या है, आपने पहचान कर ली। अब क्या होगा, उससे स्मृति, दूसरा स्मृति यानी मेमोरी। समस्या क्या करेंगे हम, अपने अर्जित ज्ञान की सहायता से उसको रिमेम्बर करेंगे। क्या कोरोना जब आया था तो आपने क्या किया,
पहले नाम सुना कि हाँ कोरोना नाम की कोई बीमारी है, फिर आपने क्या किया, अपनी स्मृति से उसको रिमाइंड करने की कोशिश की क्या ऐसी समस्या पहले आ चुकी है। तो आपके दिमाग में ऐसा अलार्म जरूर बजा होगा कि हाँ ये समस्या, ऐसी समस्याएं बहुत पहले महामारी आई थी जिससे लड़ने में थोड़ा हमें वक्त लगा था, हालांकि सुधर गया था। तो यही हुआ यहाँ पे भी कि आप अपने ज्ञान की सहायता से उसे स्मृति में ला रहे हो। दूसरा है कि तीसरा पॉइंट है आपका अपसारी चिंतन, जिसे अब बहुउद्देशीय चिंतन कहते हैं, क्योंकि अपसारी का अर्थ होता है कि सारी दिशाओं में यानी फैला हुआ। ठीक है, तो मतलब कई दिशाओं में आप सोच रहे हो तो उसको हम क्या कहेंगे, अपसारी चिंतन कहेंगे, या फिर बहुदिशीय चिंतन, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अगला है अभिसारी चिंतन। ठीक है, अभिसारी चिंतन को कहते हैं एक दिशीय चिंतन, यानी कि एक दिशा में सोचना, ये आपका हो गया अभिसारी चिंतन। अगला है मूल्यांकन, इवोल्यूशन। तो मूल्यांकन का मतलब है निर्णय लेना, यानी कि आपने समस्या पहले उसका नाम सुना, पहचान किए हाँ समस्या है, फिर आपने सोचा कि क्या ऐसी समस्या आई, उसको स्मृति में सोचा कि हाँ क्या ऐसी समस्या पहले आ चुकी है, हाँ आ चुकी है। इसके बाद आपने कई दिशाओं में सोचा। ठीक है, तो कई दिशाओं में सोचने के बाद कोई एक फिक्स दिशा बन गई आपकी, उसके बारे में सोचा। अलग अलग तरह की बीमारियों के बारे में आपने सोचा होगा, या फिर सॉल्यूशन के बारे में, उसके सॉल्व के बारे में, कैसे समस्या से हम बाहर निकले। तो कोरोना से लड़ने के लिए आपने सोचा कि हाँ सैनिटाइज़र मास्क वगैरह पहनना है। फिर आपने देखा कि नहीं, लोगों से मिलना भी नहीं है, अपने घर में रहना है। फिर क्या हमें अपने अंदर की एनर्जी को बूस्ट करना है, ठीक है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है। तो इस प्रकार के जो सामग्री थी आपने यूज़ करना शुरू कर दिया, यानी कि हर तरह से आपने सोचा। फिर कोई एक फिक्स उस पर आपने किया होगा कि हाँ अगर ऐसी समस्या आती है तो मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो आपका फिक्स हो गया। मूल्यांकन, कुछ न कुछ उसका निष्कर्ष निकला होगा, ठीक है, जो बाद में कि हाँ अब ये क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है, अब हम ठीक हो चुके हैं या ठीक हो सकते हैं, इस प्रकार से। तो ये आपका हो गया आपका मूल्यांकन। ठीक है, यानी कि संक्रिया मैंने आपके 5 तत्व बता दिए। अगला है कि विषय वस्तु के 5 जो उपतत्व हैं, यानी कि तत्व हैं, आधार हैं। तो पहला है दृश्य या श्रव्य, यानी आपने पहले समस्या को क्या किया कि श्रव्य मतलब सुना होगा, दृश्य मतलब देखा होगा। आपने पहले क्या की, कोई समस्या थी उसके बारे में सुना कि हाँ ऐसी समस्या है, अच्छा किसी चीज़ के बारे में, उसका रंग रूप जो है उसके बारे में सोचा, इस प्रकार की है उसका। फिर आकृति यानी कि आकार वगैरह आपने देखा, शेप क्या है। इसके बाद आपने शाब्दिक यानी शब्द के आधार पे सोचा। ठीक है, फिर व्यवहारिक यानी दूसरों के साथ संबंध उसका, इसके आधार पे सोचा, संबंध के आधार पे। अगला है सांकेतिक, आपने कोई संकेत दे दिया, कोई मतलब एक प्रतीक चिन्ह दे दिया, ठीक है, वो आपका सांकेतिक हो गया। अब बात करते हैं हम बौद्धिक क्रिया में। जो बौद्धिक क्रिया थी उसमें 6 प्रकार के जो उत्पाद मैंने आपको बताए, जो आपका लास्ट था। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे जो उत्पाद मैंने आपको बताया, तो इसमें 6 प्रकार के आपके उत्पाद थे तीसरे में। तो जो 6 उत्पाद हैं उसमें है इकाई पहला। तो इकाई का अर्थ है एक संख्या से है, यानी कि एक आकार, कोई एक आकृति, मतलब उसमें जो वैल्यू है उसकी वो एक होनी चाहिए। और वर्ग की बात करें तो वर्ग का अर्थ है कि मतलब जो कैटेगरी होता है उसको हम वर्ग कहते हैं, ना कि स्क्वायर को कहेंगे। आप यहाँ पे समझ लो इकाई दिया है तो यार ये तो मैथ के बारे में बात कर रहा है, ये क्या कर रहा है वर्ग, हाँ यार मैथ के बारे में बात कर रहा है, फिर आप यहाँ पे गड़बड़ हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या है, इकाई का मतलब है कोई एक संख्या या निश्चित, कोई भी संख्या निश्चित जो होती है उसे हम एक ही तो कहेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, वर्ग। वर्ग का अर्थ है कि स्त्री है कि पुरुष है, यानी उसकी कैटेगरी, या फिर कोई जन समूह है, इस प्रकार से आप सोचेंगे। अगला है संबंध, यानी इसमें आएगा संप्रत्यय को जोड़ना। ठीक है, ये संबंध हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है आपका कि व्यवस्था, या जिसे हम प्रणाली भी कहते हैं। तो ये क्या है, संरचना या निर्माण करना, इसका अर्थ है। अगला है रूपांतरण, जिसे एक से अन्य रूप में परिवर्तन करना, क्या हो गया, रूपांतरण हो गया। निहितार्थ यानी विषय वस्तु के आधार पर निष्कर्ष निकालना, ये क्या हो गया आपका निहितार्थ हो गया। अब बात करते हैं गिलफोर्ड
की तो गिलफोर्ड ने 1977 में 150 उपतत्व बताए, यानी पहले 5 बताए, 5 फिर 6 बताए, ठीक है। 25 छक्का 150 आपका हो गया, ठीक है। 150 उपतत्व बताए। फिर बाद में आपको बताया इन्होंने 1980 में गिलफोर्ड ने बताया कि 180 उपतत्व हैं, तो इन्होंने 6 स्मृति के बाद एक और स्मृति को जोड़ा, तो 6, 5 और 6। आप अगर 6, 5, 6 30 और 30 छक्का आपका हो गया 180 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये कंप्लीट। चलिए अब बात करते हैं हम समूह कारक सिद्धांत की, जिसे ग्रुप फैक्टर थियरी कहते हैं। समझ लीजिए सारे सिद्धांत आप अलग अलग सर्च करोगे फिर आप पढ़ाई करोगे, और शायद इतना अच्छा आपको नोट्स भी कोई प्रोवाइड नहीं करने वाला, क्योंकि आप वीडियो देखोगे तो अच्छी नोट्स आपकी बन जाएगी, ये गारंटी है। चलिए समूह कारक सिद्धांत यानी ग्रुप फैक्टर थियरी की बात करते हैं। तो समूह कारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? थर्स्टन, ठीक है। 1938 में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया। थर्स्टन जो है उनकी एक पुस्तक है जिसमें प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ इस पुस्तक का नाम है। तो इसमें इन्होंने बुद्धि के कई तत्वों को एक समूह में बताया कि क्या है। समूह का अर्थ होता है, देखिए ग्रुप, ठीक है। कारक फैक्टर सिद्धांत थियरी आपको हो गया। तो इन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ में बताया कि बुद्धि को कई तत्वों का समूह बताया गया है, और बुद्धि कई मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनी है जो समूह में कार्य करती है। यानी कोई भी योग्यता अकेले समस्या समाधान नहीं कर सकती है, इसलिए इसे समूह कारक सिद्धांत कहा गया। कहने का अर्थ है कि आपकी जो एक योग्यता अगर आप में है सिर्फ, तो वो आपकी समस्या को समाधान अकेले नहीं कर पाएगी। उसके लिए आपको बहुत सारे तरीकों से सोचना पड़ेगा, फिर आपकी समस्या क्या हो सकती है, उसका समाधान हो सकता है, ठीक है। थर्स्टन जो है उसके अनुसार अगर देखें तो बुद्धि में उपस्थित प्राथमिक मानसिक जो योग्यताएं हैं उसमें पहला है वाक, शाब्दिक योग्यता जिसे हम कहते हैं, यानी वी से प्रदर्शित करते हैं, यानी वर्बल एबिलिटीज़, ठीक है। इसको हम VNS के नाम से रट सकते हैं, VNS और WM, ठीक है, WMPR, ठीक है, WMPR इस नाम से आप इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं। तो पहला है वाक, शाब्दिक योग्यता जिसे हम कहते हैं, यानी वर्बल एबिलिटीज़। अगला है आंकिक, यानी कि यहाँ पे दूसरा नंबर पॉइंट होगा, ये यहाँ पे मिस हो गया पॉइंट, आप कवर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा पॉइंट, आंकिक यानी कि सांख्यिकी योग्यता जिसे न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ कहते हैं। तीसरा है स्थानिक योग्यता, स्पेशियल एबिलिटीज़ कहते हैं इसको। अगला है शब्द प्रवाह योग्यता, चौथा आपका, इसे हम कहते हैं वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटीज़, ठीक है। अगला है स्मृति योग्यता जिसे मेमोरी एबिलिटीज़ कहते हैं। अगला है प्रत्यक्ष ज्ञान योग्यता जिसे हम परसेप्चुअल एबिलिटीज़ कहते हैं। अगला है तर्क योग्यता जिसे हम रीजनिंग एबिलिटीज़ कहते हैं, ठीक है। तो शाब्दिक योग्यता जो है इसमें शब्द के उपयोग, उनका स्पष्टीकरण करना तथा भाषा संबंधी योग्यताएं सम्मिलित हैं जो मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। आंकिक योग्यता में आप देखेंगे इस प्रकार की योग्यता में सांख्यिकी विश्लेषण करना, अंकन संबंधी क्रियाएं संचालित करना तथा गणितीय संबंधी समस्याओं की गणना करना या सॉल्व करना, ऐसी समस्याएं आंकिक योग्यता में आ जाती हैं। अगला है शब्द प्रवाह योग्यता। ऐसी योग्यताएं क्या होती हैं? किसी भी शाब्दिक संचालन को कोई व्यक्ति कितनी तीव्र गति से कर सकता है, उसकी मानसिक क्रिया इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। शब्द प्रवाह योग्यता की बात कर रहे हैं। किसी व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति, यानी किसी भी शाब्दिक संचालन में जो उसकी तीव्रता होती है, यानी कितनी जल्दी वो शब्दों का प्रवाह से शब्दों को फैला करके, यानी कि बोल करके आपकी मानसिक क्रियाओं को कर रहा है, वो आपका हो जाता है शब्द प्रवाह योग्यता। अगला है स्थानिक योग्यता जिससे स्थान में वस्तुओं का परिचालन करने